एक रात में इंडिया बदल गया। एक ऐसा फैसला लिया गया जिसके बारे में आज भी कोई सीधा जवाब नहीं देता। पॉलिटिशियन चुप है। टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक पैराग्राफ, और जो लोग उस रात वहां थे उनकी कहानी पूरी दुनिया तक नहीं पहुंची। मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। केवल आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो कि आपको स्कूल में नहीं बताया, वो सब कुछ जो कि गवर्नमेंट ने आपसे छुपाया, और ऐसे सवाल जिनके आज भी जवाब नहीं है। तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। 1947 में भारत आजाद हुआ और आजादी के साथ आया पार्टीशन। पंजाब टूट गया, आधा पाकिस्तान में आधा इंडिया में। सिख कम्युनिटी जो कि एक जगह केंद्रित थी वो अब दो हिस्सों में बट चुकी थी, आधी पाकिस्तान में आधी इंडिया में। अब सोचो, आपके घर का आधा हिस्सा किसी दूसरे देश में चला जाए, आपकी जमीनें, आपका गुरुद्वारा और आपके पूर्वजों की कब्रें, तो ये आपके लिए किसी जख्म से कम नहीं होगा। सिख कम्युनिटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1947 के बाद से ही सिखों ने एक अलग स्टेट की मांग की, एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट, जहां उनकी लैंग्वेज, उनकी संस्कृति को बढ़ावा मिले। कांग्रेस ने पहले तो बार बार मना किया, लेकिन फाइनली 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीन अलग अलग स्टेट्स बने। और यहाँ भी एक बड़ा ट्विस्ट था। चंडीगढ़ जो केवल पहले एक पंजाब की कैपिटल थी, 1966 में हरियाणा पंजाब की शेयर्ड कैपिटल बन गई। वैसे तो ये टेम्परेरी आर्गुमेंट था जो कि आज भी चल रहा है। और इसके साथ साथ रिवर वाटर डिस्प्यूट, रावी और ब्यास का पानी बिना सोल्यूशन के चला गया। और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से 1973 में आनंदपुर साहिब रेजुलेशन बन गया। अब आखिर ये आनंदपुर साहिब रेजुलेशन क्या है? शिरोमणि अकाली दल, पंजाब की एक बड़ी सिख पॉलिटिकल पार्टी ने 1973 में एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स पास की। इसका नाम था आनंदपुर साहिब रेजुलेशन। आखिर इस प्रस्ताव में क्या? इनकी फर्स्ट डिमांड जो थी, सेंटर को सिर्फ डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन और करेंसी, ये सब कुछ रखना चाहिए, बाकी सब स्टेट के अंडर हो, यानी कि बाकी सब कुछ स्टेट डिसाइड करेगा। सेकंड जो डिमांड थी इनकी कि चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब को मिले, इसको शेयर्ड कैपिटल ना बनाया जाए। थर्ड जो इनकी डिमांड थी, रिवर वाटर डिस्प्यूट का कोई सॉलिड सॉल्यूशन निकाला जाए। फोर्थ डिमांड थी इनकी कि आर्मी में सिखों का हिस्टोरिकल अनुपात मेंटेन हो। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इन सभी डिमांड्स में कहीं भी एक अलग देश का जिक्र नहीं है। ये सिर्फ ऑटोनॉमी की बात है, संघवाद की बात है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ये तो देश को तोड़ने की साजिश है। लेकिन एक सवाल सोचो, अगर ये डिमांड्स इतनी डेंजरस थी तो 1973 से लेकर 1982 तक 9 साल तक इसके समझौते को लेकर इस पर बात क्यों नहीं हुई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इनएक्शन की वजह से खालिस्तान क्रिएट किया गया और उस खालिस्तान में आया जरनैल सिंह भिंडरेवाला। बोलता जी, ये गर्म बोलता है, इन्ना वादा होने तो पिछों क्या सी भी जे साडी बस 5 वजे नूं ना छड्डी ते 5000 हिंदुआं नूं 1 घंटे च वड्डांगा। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅੱਖਰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਤਿਆ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਿੰਦੂ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ। जरनैल सिंह बराड़ उर्फ भिंडरेवाला, जन्म 2 जून 1947 को पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में रोडे विलेज में जाट सिख फैमिली में हुआ। जरनैल सिंह भिंडरेवाले ने एक ऐतिहासिक सिख शिक्षण संस्थान दमदमी टकसाल से अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसकी स्थापना 1706 में गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। जरनैल सिंह जो कि एक सिख प्रचारक था, गांव-गांव जाकर बच्चों को शराब और सिगरेट से दूर रहने की सलाह देना और नशे से दूर रहने की बात कहना। और ये कोई कॉर्पोरेट लैंग्वेज में नहीं, बल्कि बलंट एंड पावरफुल तरीके से लोगों को समझाना। 1977 में एक कंट्रोवर्शियल ट्विस्ट आया, कांग्रेस पंजाब में आ रही और अकाली दल जीत गई। और इसीलिए कांग्रेस चाहती थी कि कैसे न कैसे करके अकाली दल को कमजोर किया जाए। ज्ञानी जैल सिंह जो कि उस टाइम पंजाब के लीडर थे और बाद में ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। अकाली दल को काउंटर करने के लिए इनका एक प्लान था कि भिंडरावाले का यूज किया जाए। कांग्रेस ने 1979 में SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन में भिंडरावाले को फाइनेंशियली और पॉलिटिकली सपोर्ट किया। ये एक बिग पॉलिटिकल चेस मूव था जिसके नतीजे किसी ने नहीं सोचे थे। अप्रैल 1978 में अमृतसर में निरंकारी कम्युनिटी का सम्मेलन था। निरंकारी जो कि पंजाब में एक धार्मिक कम्युनिटी थी, लेकिन भिंडरावाले इसके अपोजिट था। और उसी सम्मेलन में भिंडरावाले ने अपने फॉलोअर्स भेजे, जिसके कारण वहां आपसी टकराव में 13 सिखों और 2 निरंकारियों की डेथ हो। उस टाइम के जो निरंकारी कम्युनिटी के प्रमुख थे गुरुबचन, उसको ये धार्मिक नहीं मानते थे। और इसी कारण 1980 में
उनकी हत्या में इनका नाम भी शामिल आया। इसके बाद भिंडरावाले एक उग्रवादी नेता के रूप में उभरा। The Akal Takht, the supreme Sikh temporal authority, has handed him a unique punishment for his alleged rape. 1982 में भिंडरावाले गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आकर रहने लगा। स्टार्टिंग में जो कि गुरु रामदास सराय में, और उसके बाद लेट 1983 में डायरेक्टली अकाल तख्त में। अब ये जो अकाल तख्त क्या है? अकाल तख्त सिखिज्म की हाईएस्ट रिलीजियन सीट है और चारों तरफ हथियारबंद लोग रहते थे ताकि कोई अटैक करे तो वो बच जाए। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जितना भी डेटा है, जितनी भी हत्या हुई थी उस टाइम पर, वो गलत डेटा दिखाया गया, लेकिन एक्चुअल में सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है। आप ये सोचिए, जहां पर पुलिस ऑफिसर भी सेफ नहीं थे तो वहां पर आम जनता का तो क्या हाल होना था। उग्रवादियों की पूरी दहशत फैली हुई थी, सड़कों पर हर रोज खून खराबा देखने को मिलता था। पुलिस वालों में भी इन्होंने डर का माहौल बैठा रखा था। एक बार इनका साथी पकड़ा जाता है, पुलिस वाला उससे कहता है कि मेरा भी मन करता है गुरुद्वारा जाने का, मत्था टेकने का, लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं उधर मेरी हत्या तो नहीं कर दी जाए। उन्हीं दिनों 1983 में पंजाब में बहुत ज्यादा खून बहने लगा और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर DIG AS अटवाल की गोल्डन टेम्पल के बाहर हत्या कर दी जाती है। चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। 1984 तक पंजाब में टोटल ब्रेकडाउन हो चुका था, प्रेसिडेंट्स रूल लग चुका था, और ऐसे में इन चीजों को शांत करने के लिए इंदिरा गांधी के पास क्या ऑप्शन थे? नंबर 1 ऑप्शन कि समझौते पर कैसे न कैसे करके बातचीत की जाए, लेकिन भिंडरावाले जो कि इससे अक्सर बचता था, जो कि पॉलिटिकली एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। सेकेंड ऑप्शन था कि भिंडरावाले को गोल्डन टेम्पल के बाहर अरेस्ट किया जाए। ये भी इम्पॉसिबल था क्योंकि भिंडरावाला गोल्डन टेम्पल से बाहर जाता ही नहीं था। थर्ड ऑप्शन जो कि फाइनल ऑप्शन था, मिलिट्री ऑप्शन डिसाइड किया गया। 31 मई 1984 को मेजर कुलदीप सिंह बराड़ को पंजाब बुलाया गया और कुछ ही टाइम में उनको ऑपरेशन का पूरा प्लान बनाना था। 3 जून 1984 ऑपरेशन वाली डेट को गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दिवस था और हजारों तीर्थयात्री वहां पर आए हुए थे। जनरल बराड़ ने कहा कि ये एक टाइमिंग कोइंसिडेंस थी। वहीं आलोचकों ने कहा कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया, लेकिन सच क्या है इसके बारे में आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और इसी दौरान मीडिया ब्लैकआउट किया गया। पंजाब की कंप्लीट मीडिया सेंसरशिप और फॉरेन जर्नलिस्ट को बाहर निकाल दिया गया। 36 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा, बिजली काटी गई, कम्युनिकेशंस लाइन डाउन की गई। 5 जून की शाम ऑपरेशन का मेन फेज शुरू। अब जो मेजर कुलदीप सिंह बराड़ और दयाल सिंह, ये दोनों भी सिख कम्युनिटी से आते थे। अब इन्होंने आर्मी के जवानों से कहा जो स्पेशली सिख कम्युनिटी से आते हैं। मेजर कुलदीप बराड़ ने कहा कि ये लड़ाई हम सिखों के हकों के लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम गुरुओं का अपमान करें, बल्कि हम तो गुरु घर से उग्रवादियों को निकालना चाहते हैं। अगर इसमें भी किसी जवान को लग रहा है कि हम गुरुओं का अपमान कर रहे हैं तो वो हथियार रख सकता है, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। मेजर कुलदीप बराड़ अपनी बुक में लिखते हैं कि हमने पूरी कोशिश की कि गुरु ग्रंथ साहिब पर गोलियां ना चलें या फिर गोले ना दागे जाएं, लेकिन आखिर में हमको ये कदम उठाना पड़ा। BSF और CRPF के जवानों ने गोल्डन टेम्पल को घेरना शुरू कर दिया और इसी दौरान हजारों तीर्थयात्री अंदर थे। मिलिट्री ने वार्निंग दी कि गोल्डन टेम्पल को खाली कर दो, बावजूद इसके भी बहुत सारे लोग अंदर ही रह गए। देखिए, जो स्टार्टिंग में BSF और CRPF के जवान लगाए गए थे उनके लिए सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था और इसी कारण इंडियन आर्मी के कमांडोज बुलाने पड़े। पहले 12 घंटे तक गोलीबारी दोनों तरफ से हुई और इसमें 11 जवान मारे गए। इसके बाद मेजर कुलदीप बराड़ को लगा कि अब तो बिना टैंकों के काम नहीं चलेगा, बिना गोला बारूद के काम नहीं चलेगा, गोले दागने पड़ेंगे। और फिर उन्होंने जवानों को टैंक चलाने के लिए कहा। एक साइड आर्मी और पंजाब पुलिस और दूसरी साइड दमदमी टकसाल के कुछ मेंबर और साथ ही साथ ऑल इंडियन सिख स्टूडेंट फेडरेशन, बब्बर खालसा और कुछ एक्स सिख मिलिट्री मेंबर। फॉर एग्जाम्पल साबेग सिंह जो कि एक एक्स मिलिट्री मेंबर था और इसी के इशारे पर सारी चीजें ये प्लान हुई थी। इसको सारी नॉलेज थी कि हथियार कैसे रखने हैं, किस तरीके से किलाबंदी करनी है। इसी ने सुरक्षा घेरा बनाने की सलाह दी थी कि कैसे आर्मी की गोलियों से बचना है और किस तरीके से एक्शन लेना है। साबेग सिंह का मिलिट्री का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। अगर साबेग सिंह उग्रवादियों का साथ नहीं देते तो इंडियन आर्मी के इतने ज्यादा जवान शहीद नहीं होते, क्योंकि साबेग सिंह ने जो प्लानिंग बनाई थी वो कहीं हद तक सक्सेसफुल रही और इसी कारण से ये लड़ाई लंबी चली। स्टार्टिंग में तो उग्रवादियों के पास बहुत कम हथियार थे।